मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास हमने इक्विवेलेंट वेट का कॉन्सेप्ट सीखा और एन फैक्टर निकालना सीखा कि आखिर एन फैक्टर निकाला कैसे जाता है। ठीक है, तो लेट अस कंटिन्यू आवर टॉपिक। ठीक है, उससे पहले एक क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। ठीक है, तो जैसे कल हमने जो कॉन्सेप्ट देखा था कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन तो कितना होता है, 1 होता है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन कितना होता है, 35.5 होता है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, 8 होगा, क्योंकि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर एटॉमिक वेट 16 और उसका वैलेंसी कितना होता है 2, तो इक्विवेलेंट वेट 8 हो जाएगा। क्लोरीन 35.5, क्योंकि क्लोरीन का एक्चुअल में कितना होता है 35.5 और एन फैक्टर कितना होता है 1, तो इसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा 35.5 और हाइड्रोजन का 1 होता है। जो हमने ओल्ड डेफिनेशन दिया था कि अगर कोई एलिमेंट 1 ग्राम या 8 ग्राम ऑक्सीजन या 35.5 ग्राम क्लोरीन के साथ रिप्लेस होता है तो वो उसका इक्विवेलेंट वेट होगा। तो एक्चुअल में इक्विवेलेंट वेट ही है ऑक्सीजन और क्लोरीन या हाइड्रोजन का। ठीक है, तो जैसे अगर मैं क्वेश्चन के फॉर्म में समझाऊं, जैसे ऐसे समझो बात को कि अगर इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन की वाटर की बात करो तो आप क्या करो, इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन और इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन क्या कर दो, ऐड कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना 1 + 8 दैट्स नथिंग बट 9। ये पहला तरीका है। नहीं तो दूसरा क्या करो, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है वाटर का 18 और उसको हमको कितने से डिवाइड, कितना H+ दे सकता है, 2H+ दे सकता है, तो ये कितना हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 2 n फैक्टर हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा n फैक्टर 2, तो 18/2 9। तो दोनों तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, इक्विवेलेंट ऑफ NaCl। अब देखो ये तो क्या है, आयनिक कंपाउंड है, तो आयनिक कंपाउंड में इक्विवेलेंट ऑफ कैटायन का अलग कर दो, एनायन का अलग कर दो। ये कोवेलेंट कंपाउंड था, तो जो भी एलिमेंट से बना उन एलिमेंट्स के इक्विवेलेंट वेट को क्या कर दो, ऐड कर दो कोवेलेंट कंपाउंड में। और ये आयनिक कंपाउंड है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 58.5, माय मिस्टेक, सॉरी, ये हो जाएगा 23 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 35.5 डिवाइडेड बाय 1, तो दैट्स नथिंग बट 58.5। तो ये इसका क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से हम किसी भी कंपाउंड का एन फैक्टर इजीली क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल की बात करूं मैं, जैसे क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन क्या है मेरा कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल oxide, equivalent weight of metal oxide is 20. Calculate equivalent weight of metal, calculate equivalent weight of metal, calculate equivalent weight of metal and its chloride and its chloride comma nitrate comma सल्फेट, ठीक है, कॉमा फॉस्फेट। देखो बहुत अच्छा आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, मेटल ऑक्साइड का उसने टोटल इक्विवेलेंट वेट दिया हुआ है। ठीक है, आपको क्या निकालना है, उस पहले तो वेट ऑफ मेटल निकाल, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल निकाल, उसके बाद उसका क्लोराइड का वेट निकालो, उसका नाइट्रेट का वेट निकालो, उसका सल्फेट का वेट निकालो और फॉस्फेट का वेट निकालो। तो जैसे सपोज करो इक्विवेलेंट ऑफ MOX, ये क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन, तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना दिया उसने ऑलरेडी 20 दिया हुआ है। और इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है 8 होता है, क्योंकि ये तो चेंज नहीं करेगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन कभी चेंज नहीं करता है। तो 20, तो व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल हो जाएगा 12, और 12 किसका होता है, मैग्नीशियम का, तो 24/2 वही होता है, इसका मैग्नीशियम है। अब क्या हो रहा है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोराइड, इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोराइड क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोराइड, इक्विवेलेंट ऑफ मेटल 12 है, क्लोराइड कितना हो जाएगा 35.5, ये कर सकते हैं हम। इक्विवेलेंट वेट ऑफ नाइट्रेट, इसका मेटल नाइट्रेट कितना हो जाएगा MoNO3, तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है, मुझे नहीं पता क्या होगा, MnO3 होगा, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ NO3 माइनस, तो ये तो ये 12 हो जाएगा। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल नाइट्रेट का वेट कितना हो जाएगा 14 और 48 हो जाएगा, 48 62 डिवाइडेड बाय 1, 62 हो जाएगा इसका इक्विवेलेंट वेट। तो ये जो भी आएगा कैलकुलेट करना। उसी तरीके से सल्फेट भी निकाल सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस SO4 2 माइनस, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ SO4 2 माइनस, जो भी होगा इसका इक्विवेलेंट वेट क्या करना है आपको ऐड कर देना। उसी तरीके से फॉस्फेट मतलब PO4 3 माइनस
क्या होता है PO4 3 माइनस 1 फॉस्फेट बोलते हैं। तो मेटल का इक्विवेलेंट वेट प्लस इसका इक्विवेलेंट वेट क्या कर दो, ऐड कर दो। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? चलो चलो इसके बाद हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन, एक कॉन्सेप्ट है नया, ठीक है, लास्ट। हालांकि ये मैंने आपको करा दिया बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन में ही, ठीक है, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन में मैंने आपको करवाया, सॉरी, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट आपको बताना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट का। इसी में क्या होता है, इक्विवेल, इसी कॉन्सेप्ट को हम इस तरीके से भी लिख सकता है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट undergoing ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक है। या तो आप ऐसा सॉल्ट जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन में के अंदर जा रहा हो या हो रहा हो उसके अंदर, तो भी कॉन्सेप्ट मेरा क्या है, सेम ही। थोड़ा बात को समझना चीजें को। इससे पहले हमने सॉल्ट का जो इक्विवेलेंट वेट निकाला था वो क्या होता था भाई, उसका मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय हम क्या करते थे, टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज, वो उसका n फैक्टर होता था। लेकिन अगर वो सॉल्ट ऑक्सीडेशन में जा रहा है या रिडक्शन में जा रहा है तब n फैक्टर ऐसे नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो यहाँ पे अब आ जाता है C, जो तीसरा फैक्टर होता है ना, A B C, C यही होगा तीसरा क्या था कि चेंज इन, देखो पहला C था चार्ज, दूसरा C था चार्ज ऑफ सॉल्ट, ठीक है। अब C का जो तीसरा फैक्टर है, A B C N B ने जो बताया था ना, n फैक्टर हम 3-5 तरीके से निकालते हैं। A तो एसिडिटी हो गया, B बेसिसिटी हो गया, C मतलब चार्ज होता है, आयन के लिए और सॉल्ट के लिए भी, ठीक है। और C का मतलब एक और होता है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर फॉर 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। सब उसी का मतलब मीनिंग वही है, सब मीनिंग वही है जो हमने देखा था ना, एक जो हम बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स में हम सीखा था कि KMnO4 यहां से यहां जा रहा है, इतने का चेंज इतने एटम के लिए, वो इसका n फैक्टर होता है, वो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी होगा, वही इसका सब चीज होता है। ये बात समझ में? तो n फैक्टर आप कैसे डिसाइड करते हो, यहाँ पे n फैक्टर डिसाइड करते हो समेशन ऑफ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम। अब हो सकता है कि हमने जो एग्जांपल किया था उसमें मैंने 2-3 एग्जांपल कराए थे, एक ही पूरे सब्सटेंस में एक ही एलिमेंट ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करता हो, या हो सकता है कि दोनों एलिमेंट चेंज, जैसे CrI3 वाले में जो एग्जांपल कराया था उसमें क्रोमियम का भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करा था और आयोडीन का भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करा था। इस वजह से दोनों का n फैक्टर को मैंने क्या कर दिया था, ऐड कर दिया। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो हम एक और फॉर्मूला बन रहा है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ये किसके बराबर होगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम, ठीक है। तो जैसे और एग्जांपल नहीं समझ में आता ऐसा समझो, MnO4 माइनस कन्वर्ट होता है Mn+2 में, ठीक है। MnO4 माइनस कन्वर्ट हो रहा है Mn+2 में। तो व्हाट इज द n फैक्टर ऑफ MnO4 माइनस, MnO4 माइनस KMnO4। KMnO4 एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है बेटा, याद रखना। आगे हम इन्हीं के ऊपर आज हम इन्हीं चीजों के ऊपर डिस्कशन करेंगे पूरे रेडॉक्स में, चाहे वो जेई हो चाहे वो नीट हो। तो ओवरऑल कितने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं और उनके n फैक्टर क्या होते हैं, क्योंकि अब मुझे इसी से मतलब है कि आखिर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो रहा है और वो उसका रिडक्शन हो रहा है, या कोई रिड्यूसिंग एजेंट है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो उसका n फैक्टर में क्या चेंजेस आएंगे, और उससे के अकॉर्डिंग हम सारे क्वेश्चंस करते हैं। जो टाइट्रेशन, ये पूरे जो कॉन्सेप्ट होता है ना, ये सारे कॉन्सेप्ट हम टाइट्रेशन के लिए पढ़ते हैं। ओवरऑल जो मेन जान है इस चैप्टर को वो है टाइट्रेशन, ठीक है। तो MnO4 माइनस Mn+2 में गया, तो यहाँ +7 था, यहाँ +2 में, तो व्हाट इज द n फैक्टर, 7 का 2 में 2 तो गया, कितने का चेंज आया, 5 का चेंज आया, कितने एटम के लिए, 1 एटम के लिए। व्हाट इज द n फैक्टर, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो आई बात समझ में? नहीं समझ में आया तो आप इसको बैलेंस भी कर सकते हैं। Mn हो गया बैलेंस, तो 4H2 बैलेंस किया मैंने यहाँ पे, तो 8H+ में यहाँ बैलेंस करूंगा, ठीक है। 8H+ बैलेंस हुआ। अब समझो बात को, आप ऐसे भी समझ सकते हो,
अब यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे +7 है और यहाँ पे +2 है, तो अगर मैं 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगा तो ये मेरा दोनों तरफ चार्ज बैलेंस हो गया। यही इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इस सब्सटेंस का एन फैक्टर के जैसे बिहेव करता है। यही इलेक्ट्रॉन क्या डिसाइड करता है, इसका एन फैक्टर। या तो आप बैलेंसिंग से चेक कर सकते हो, या तो आप डायरेक्ट देख लो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितने एटम के लिए हो रहा है, वो उसका एन फैक्टर हो जाएगा। तो ओवरऑल हमने इक्विवेलेंट वेट निकालना सीख लिया हर सब्सटेंस का, चाहे वो ऑक्सीडेशन में जाता हो तो अच्छी बात है, तो कैसे निकालेंगे, और रिड्यूसिंग एजेंट अंडर रिडक्शन या अंडर ऑक्सीडेशन जाता हो तो कैसे निकालते वो भी हमने सीखा, और नहीं भी जाता हो तो भी कैसे निकालते वो भी हमने सीख लिया। ठीक है, तो यहां तक ओवरऑल बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं जो मैं बोल रहा था, लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, और ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि हालांकि बहुत ज्यादा नहीं है, 7-8 4-5 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, 4-5 आपके रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, बस उनके एन फैक्टर आपको याद रखना है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलो पहला जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो पहला जो मेरा सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो होता है KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, अब इसको तीनों मीडियम में हम यूज कर सकते हैं, एसिडिक मीडियम में भी यूज कर सकते हैं इसको, बेसिक मीडियम में भी यूज कर सकते हैं, और इसको न्यूट्रल मीडियम में भी यूज किया जाता है। एसिडिक मीडियम में अगर यूज करेंगे तो KMnO4 किस में कन्वर्ट होता है, MnO में कन्वर्ट होता है। किस में कन्वर्ट होता है, कभी भी KMnO4 को अगर आपने एसिडिक मीडियम में यूज किया तो KMnO4 से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, MnO। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, और ये बेसिक मीडियम में किस में कन्वर्ट हो जाता है, K2MnO4 किस में कन्वर्ट हो जाता है, K2MnO4, और ये किस में कन्वर्ट होता है, MnO2 में। तो देखो यहाँ +7 था ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे किस स्टेट में चला गया, ये +2 में चला गया। कितने का चेंज आया, 5 का चेंज आया। तो व्हाट इज द एन फैक्टर इन एसिडिक मीडियम KMnO4 का। अगर आप एन फैक्टर भी याद रखो तो भी काम चल जाएगा, रिएक्शन नहीं भी याद है, बस इतना एन फैक्टर आपको याद है कि इस मीडियम में इसका एन फैक्टर इतना होता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट डिसाइड कर सकते हो। कैसे, 7 है, आपको पता भाई एसिडिक मीडियम में इसका एन फैक्टर 5 होता है, इसका मतलब +7 से कहां चला जाएगा, +2 में चला। MnO हो सकता है, MnCl2 भी दे सकता है, हो सकता है MnBr2 दे सकता है, हो सकता है Mn कुछ भी दे सकता है, डजंट मैटर, बट Mn का स्टेट कितना रहेगा, +2 रहेगा। यहां तक बात समझ में आई। बेसिक मीडियम में K2MnO4 में रहता है, मतलब ये किस स्टेट में रहेगा, +6, मतलब व्हाट इज द एन फैक्टर, 1 एन फैक्टर रहेगा टोटल। ठीक है, और उसके बाद जो होगा MnO2, यहाँ पे +4 है, मतलब कितने का चेंज आया, एन फैक्टर कितना हो गया, 3 हो गया। तो जैसे इसको याद करने का तरीका, आपके पास मर्सिडीज बैन है, मर्सिडीज बैन है जिसका गाड़ी नंबर है 153, ये ऐसा टेक्निक है याद करने का। इसको मर्सिडीज बैन है जिसका गाड़ी नंबर है 153, बेसिक में 1 होगा, एसिडिक में +5 होता है, और न्यूट्रल में मीडियम में उसका 3 होता है एन फैक्टर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। सेकंड जो होता है इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग होता है K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट हम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि ये सिर्फ और सिर्फ आपको एसिडिक मीडियम में ही यूज करना है, ये बेसिक मीडियम में स्टेबल नहीं होता। ठीक है, तो एसिडिक मीडियम में क्या होता है, ये Cr+3 में कन्वर्ट हो जाता है। अब Cr+3 में CrCl3 हो सकता है, CrOH थ्राइस हो सकता है। ठीक है, कुछ भी होने में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये हो सकता है Cr2SO4 थ्राइस, ये कुछ भी बना दे, बट क्रोमियम +3 में रहेगा। मतलब ये कि अगर पोटेशियम, अगर ये क्योंकि ये हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे बिहेव करेगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट कभी हो ही नहीं सकता है। तो K2Cr2O7 जब भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे बिहेव करता है, या बिहेव क्या एक्चुअली होता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो एसिडिक मीडियम में Cr+6 से किस में कन्वर्ट होता है, +3 में, और इसका एन फैक्टर कितना हो गया, 3 का चेंज हुआ, कितने के लिए, 2 के लिए, देन व्हाट इज द एन फैक्टर, 6 एन फैक्टर होता है इसका। ठीक है, इन बातों को याद रखिएगा। ठीक है, अब ये बेसिक मीडियम में कभी भी हम इसको यूज नहीं करते, क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि अनस्टेबल कंपाउंड बनाता है ये। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं कि इन बेसिक मीडियम K2Cr2O7 will not act as a
act as a oxidizing agent because it is unstable, because it is unstable, because it is unstable in basic medium, unstable in basic medium and convert into डाइक्रोमेट, ठीक है, कन्वर्ट इनटू क्रोमेट, क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है, क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब Cr2O7 2-, ठीक है, बेसिक मीडियम में ये कन्वर्ट हो जाता है, इंटर कन्वर्टेबल होता है ये, ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाता है CrO4 2-, ठीक है। अब आप गौर से देखो, यहाँ पे भी ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पे +6, मतलब ये नॉन रेडॉक्स रिएक्शन है, क्या है, नॉन रेडॉक्स रिएक्शन। और आप खुद से भी समझ लो कि जब किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होता है रिएक्शन के दौरान तो वो नॉन रेडॉक्स रिएक्शन होता है, ठीक है। और एक बात, ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना कि Cr2O7 2-, ठीक है, बेसिक मीडियम में ये कन्वर्ट हो जाता है CrO4 2- में, और CrO4 2- क्रोमेट जो है वो डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है एसिडिक मीडियम में, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो कलर होता है ये ऑरेंज कलर का होता है, और ये जो कलर होता है इसका वो येलो कलर का होता है, ठीक है। इसका मतलब अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट में आप थोड़ा सा कोई हल्का सा बेस मिलाओगे तो येलो कलर का क्या फॉर्म कर देता है, पोटेशियम क्रोमेट फॉर्म कर देता है। और यदि पोटेशियम क्रोमेट में आपने क्या किया, कोई एसिड मिलाया तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ऑरेंज कलर से। तो आप ऐसा थोड़ी ना कि आपने, मतलब ये आप इसका मतलब क्या समझ रहे हो, इसका मतलब ये है कि जैसे आपने किसी कंटेनर में पोटेशियम डाइक्रोमेट लिया और गलती से अगर मान लो एसिड डल गया या बेस डल गया, अगर एसिड डला तो कोई फर्क नहीं, एसिड में कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला, क्योंकि एसिडिक मीडियम में तो ऑलरेडी ये स्टेबल रहता है, बट बेसिक मीडियम में स्टेबल नहीं होता है। तो ये क्या हो जाता है, इसमें कन्वर्ट हो जाता है। एसिडिक मीडियम में तो इसका फैक्टर 6 है, कुछ भी बना सकता है, सामने वाले को रिड्यूस, क्योंकि सामने वाले को क्या करेगा, ये ऑक्सीडाइज करेगा, खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा, तो खुद को रिड्यूस करके कोई प्रोडक्ट बना सकता है। लेकिन अगर गलती से आपने इसमें बेस डाल दिया, मान लो आपको एक्सपेरिमेंट करो टाइट्रेशन में, और उसमें आपने क्या किया, इसके अंदर आपने हल्का सा कोई बेस मिला दिया, बेस मिलाते ये क्या कर देगा, अपना कलर चेंज कर देगा। तब आपको जैसे कलर चेंज हो गया, ऑरेंज से येलो हो गया, इसका मतलब आपको समझ जाना कि पोटेशियम क्रोमेट फॉर्म हो चुका है, डाइक्रोमेट से क्रोमेट में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ चुकी होगी अब तो, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात ये है, तीसरा जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो है K2CrO4। K2CrO4 क्या होता है भैया, क्योंकि ये अगर एसिडिक मीडियम में स्टेबल है तो ये किस में स्टेबल होगा, ये बेसिक मीडियम में स्टेबल होगा। किस में स्टेबल होगा, क्योंकि एसिडिक मीडियम में अगर पोटेशियम क्रोमेट में आपने एसिड डाल दिया तो ये डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप बेसिक मीडियम में ही रख रहे हो तो अगेन ये +3 प्रोडक्ट में ही रहेगा, Cr+3 में। तो अगेन यहाँ पे +6 से कितने में कन्वर्ट हो रहा है, +6 से +3 में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे जो n फैक्टर होगा वो होगा 3। तो प्लीज बच्चों आपसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इनके आपको n फैक्टर याद रखने बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि इनके n फैक्टर क्या, तो इसी पे सारे क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल रहते हैं, ठीक है। अब जैसे चौथा जो है वो है H2O2, ठीक है। H2O2 मैंने आपको क्या बोला, क्योंकि ये दोनों के जैसे बिहेव, ऑक्सीडाइजिंग के एजेंट के भी जैसे बिहेव कर सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट के भी जैसे बिहेव कर, तो इसकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन याद रखना। अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे बिहेव करेगा तो यहाँ पे O2 -1 में है तो ये किस में चला जाएगा, O2 में कन्वर्ट होता है। -1 से कहाँ चला गया, 0 में चला गया। कितने का चेंज आया, 1 का चेंज आया, कि कितने का चेंज आया, 1 का चेंज आया, कितने के लिए, 2 के लिए। तो व्हाट इज द n फैक्टर, इसका 2n फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में। लास्ट बट नॉट लीस्ट NO3- नाइट्रेट बहुत सारे प्रोडक्ट बनाता है, तो अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट आप इसके n फैक्टर डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। नाइट्रेट को आप अमोनियम आयन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, इसको आप N2O में भी कन्वर्ट कर सकते हो, किसी रिएक्शन में ये NO के भी फॉर्म में चला जाता है, और किसी रिएक्शन में ये NO2 के फॉर्म में चला जाएगा। तो नाइट्रेट का कोई अपना फिक्स n फैक्टर नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट आप डिसाइड कर। जैसे सपोज करिए यहाँ पे किस स्टेट में, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो +5 से यहाँ किस स्टेट में चला गया, यहाँ पे चला गया -3,
कितने का चेंज आया, 8 का चेंज, तो यहाँ पे n फैक्टर 8 हो जाएगा। यहाँ पे किस स्टेट में होगा नाइट्रोजन, सोचिए, यहाँ पे जो चेंज होगा यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे -2, यहाँ पे +1, यहाँ पे किस, यहाँ पे नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे जो होगा n फैक्टर 4 होगा, +5 से +4, सॉरी +1 गया, तो कितने का चेंज आया, एक नाइट्रोजन के लिए 4 का चेंज आया, n फैक्टर 4 हो गया। यहाँ पे किस स्टेट में +2, यहाँ पे n फैक्टर 3 हो जाएगा, यहाँ पे +4 में है तो यहाँ पे n फैक्टर 1 हो जाएगा। तो नाइट्रेट के लिए आपको डिसाइड कर देखना पड़ेगा कि प्रोडक्ट क्या बन रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ तक आपको बात समझ में, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो लिस्ट खत्म हो चुकी है हमारी, इसके n फैक्टर आपको क्या करने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। चलो, लेकिन आप देखो नाइट्रेट वगैरह का नहीं भी याद रखोगे तो कोई इशू नहीं, क्योंकि आप प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग के 4 वाले तो आपको याद ही रखने, 4 तो बेटा याद रख ही सकते हो, मुझे नहीं लगता इतना कोई बड़ी बात है। चलो ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट की बात करते हैं, ठीक है। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट है वो है अगेन आपका H2O2, यहाँ -1 से तो ये चला जाएगा H2O, तो याद रखना अगर H2O ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे होता है तब वो O2 प्रोडक्ट बनाता है, लेकिन अगर वो रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा होता है तो वो H2O प्रोडक्ट बनाता है। तो अगेन यहाँ पे n फैक्टर कितना होगा, -1 से -2 में चला गया, कितने के लिए, एक का चेंज आया, कितने एटम के लिए, 2 के लिए, तो 1 × 2 12 फैक्टर होगा। तो इसका मतलब ये है कि H2O2 अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे बिहेव करिए, रिड्यूसिंग एजेंट के जैसे बिहेव करे, n फैक्टर उसका 2 ही रहता है, ठीक है। नाउ सेकंड जो है वो है Ki भी एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, वो I2 में कन्वर्ट होता है, ये -1 से कहाँ जा रहा है, 0, मतलब व्हाट इज द n फैक्टर 1 हो जाएगा, ठीक है। तीसरा जो है वो आपका H2C2O4, H2C2O4 ये कन्वर्ट होता है CO2 में, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। H2CO4 हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट के जैसे रहता है और वो किस में कन्वर्ट होता है, हमेशा CO2 में। यहाँ पे कितने पे है, +3 पे है, +3 से +4 पे चला गया था, व्हाट इज द n फैक्टर, n फैक्टर हो जाएगा 2। एक कार्बन के लिए +3 है, एक +3 से +4 कितने का चेंज है, एक का, कितने के लिए, 2 के लिए, तो 1 × 2 n फैक्टर हो जाएगा इसका, ठीक है। इसको C2O4 2- भी हम लोग बोल सकते हैं, ऑक्सलेट आयन जिसको बोलते हैं। Na2S2O3 कन्वर्ट होता है Na2S4O6, यहाँ पे देखो कितने स्टेट में, -6 +2 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, मतलब एक सल्फर पे कितना है, +2 का, एक सल्फर पे कितना है, +2 का, यहाँ पे कितना, -12 +10 +5, सॉरी 2 6 12 2 10 10 10, यहाँ पे 2.5, कितने का चेंज आया, 0.5 का चेंज आया, कितने के लिए, 2 के लिए। व्हाट इज द n फैक्टर, n फैक्टर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये ओवरऑल क्या थे मेरे रिड्यूसिंग एजेंट, 4 ही रिड्यूसिंग एजेंट है, 4-5 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, खत्म कहानी, ठीक है। अब ये तो मेरी बात हुई भैया रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है।
लास्ट बट नॉट लीस्ट ABC, ठीक है। अब हम बात करेंगे ABC हो चुका है, अब V की बात करते हैं, ठीक है। V क्या होता है? V मतलब होता है वैलेंसी। V क्या होता है मेरा? वैलेंसी, ठीक है। और इट इज डिफाइंड ओनली फॉर एलिमेंट की वैलेंसी उसका n फैक्टर होगा। जैसे इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम, सोडियम का वैलेंसी कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम, इसका वैलेंसी कितना होता है? 24/2 12 होता है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्युमिनियम कितना होता है? 27/3, तो दैट्स 9 होता है। तो ये सब चीजें हमें आती है पहले से, तो इतना मैं मान के चलता हूँ। अब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है आपका नॉर्मलिटी। इसको हम n से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो नॉर्मलिटी क्या होता है? तो देखो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर सॉल्यूशन, ये मोलरिटी होता है मेरा। उसी तरीके से नॉर्मलिटी कैसे डिफाइन होता है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, ये आपको क्या देगा? नॉर्मलिटी देगा, ठीक है। तो इट इज डिफाइंड एज, एक एक करके मैं समझाऊंगा, डोंट वरी। इट इज डिफाइंड एज number of equivalents of substance present per liter of solution। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन क्या बोलते हैं हम? इक्विवेलेंट बोलते हैं। मतलब n का एक्चुअल में फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। ये नॉर्मलिटी होता है। अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स मतलब क्या होता है? EQ से हम इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। किससे डिनोट करते हैं? EQ, इक्विवेलेंट, ठीक है। ये होता है गिवन वेट अपॉन मॉलिक इक्विवेलेंट वेट। क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट वेट। जैसे आपने मोल निकालना सीखा था, मोल का फॉर्मूला क्या होता था? मोल का फॉर्मूला होता था गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट का क्या हो जाएगा? गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट, वो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हो जाएगा। और वही मतलब मोलरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर सॉल्यूशन। यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स पर लीटर सॉल्यूशन, खत्म बात। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? तो ये मेरा इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है। अब समझो बात हो, इसको E से डिनोट करते हैं। E बराबर क्या हो? W बाय इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाता है? मॉलिक्यूलर वेट बाय n फैक्टर, बराबर। क्या ये ऐसा हो सकता है? तो ये n ऊपर चला जाएगा, तो इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा? n फैक्टर इनटू W बाय m। इसका मतलब इक्विवेलेंट्स निकालने का, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालने का फॉर्मूला हो जाता है n फैक्टर इनटू मोल्स, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालने का n फैक्टर इनटू मोल्स या गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। और या तो आप यहां से भी कर सकते हो, नॉर्मलिटी बराबर क्या होगा? E बाय V। मतलब ये होगा इक्विवेलेंस बराबर क्या होगा? नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम। आप इस तरीके से भी इक्विवेलेंस निकाल सकते हो। इसका मतलब ये है कि अगर क्वेश्चन में वेट के फॉर्म में दिया और इक्विवेलेंस पूछा तो n फैक्टर इनटू मोल्स करो, इक्विवेलेंट आ जाएगा। या अगर आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम वाला जब टर्म दिया तो इक्विवेलेंस निकालने का तरीका क्या था? नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, आपको क्या हो जाता है? इक्विवेलेंस हो जाता है। आई बात समझ सबको? इज दैट क्लियर? चलो ठीक है, यहाँ तक अगर आपको बात समझ में आई है तो समझो। एक और यहाँ से तरीका क्या होता है? क्या मैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को लिख सकता हूँ? n फैक्टर इनटू मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो मोल्स अपॉन वॉल्यूम मुझे क्या रहता है? मोलरिटी। इसका मतलब नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाता है? n फैक्टर इनटू मोलरिटी, कैपिटल M। आई बात समझ में? तो ये दो तीन फॉर्मूले हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे भी हम कर सकते हैं कि अगर वॉल्यूम ये लीटर में है और अगर मिलीलीटर में होता तो मिली इक्विवेलेंस हो जाता है। ये फॉर्मूला किसके बराबर हो जाता? मिली इक्विवेलेंट के बराबर, जिसको हम MEQ बोलते हैं। तो दैट्स नथिंग बट n इनटू वॉल्यूम इन ml, वॉल्यूम इन ml, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? मिली इक्विवेलेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो याद, अगर वॉल्यूम ml में हुआ
तो मिली इक्विवेलेंट हो जाएगा, और लीटर में तो इक्विवेलेंट हो जाएगा, खत्म बात। तो ये ओवरऑल है आपका नॉर्मलिटी था। तो डोंट वरी, ऐसा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इस पर हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे आपको ताकि बेटर समझ में आए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट नॉर्मलिटी ऑफ द फॉलोइंग, कैलकुलेट नॉर्मलिटी ऑफ द फॉलोइंग, कैलकुलेट नॉर्मलिटी ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। पहला है 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4, 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 इन 250 ml सॉल्यूशन, ठीक है। सेकेंड जो है मेरा 31.6 ग्राम KMnO4, 30.16 है KMnO4 हैविंग मोलर मास 158 in 500 ml of solution in acidic medium, in acidic medium। देखो कभी भी KMnO4 जब भी यूज करेगा ना क्वेश्चन में तो मीडियम जरूर देता है, और अगर नहीं देता है तो बाय डिफॉल्ट एसिडिक मीडियम ही मानना उसको, ठीक है। तीन थर्ड है 7.4 ग्राम of CaOH twice in 100 ml of solution, 7.4 ग्राम of CaOH twice in 100 ml of solution। फोर्थ जो है आपका, फोर्थ जो है 6.3 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट इन चलो ठीक है, तो इसको करो आप, ठीक है। 1 मिनट के लिए मैं पॉज लेता हूँ। ठीक है, आई होप आपने कर लिया होगा। तो कुछ नहीं है, वेट दिया हुआ है तो इक्विवेलेंस निकालो। इक्विवेलेंस निकालने का तरीका n फैक्टर H2SO4 का कितना हो जाएगा 2 मोल्स, कितना हो जाएगा 4.9 डिवाइडेड बाय 98, तो 1/90 तो 1/20 तो 1/10, तो इक्विवेलेंस कितना आ जा रहा है 0.1, और नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या आता है E/V, तो 0.1 डिवाइडेड बाय, इसको कितना कर देता हूं मैं 1/4, है ना 1/4, क्योंकि इसको हमेशा आपको लीटर में लेना वॉल्यूम को, तो ये ऊपर चला जाएगा तो नॉर्मलिटी बराबर कितना आ जाएगा 0.4 आ जाएगा, ठीक है। नॉर्मलिटी कितना आ जाएगा 0.4। हाँ 0.4 आ जाएगा, ठीक है। ये बात चेक करके बताना क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कैसा आता है, ठीक है। चलो अगर 31.6 ग्राम KMnO4 है हैविंग मोलर मास, तो पहले मोल्स निकालो 31.6 डिवाइडेड बाय 158, तो ये इसका जो मोल्स आ जाएगा, ये मोल्स आ जाएगा, देख लो कितना आता है 31.6 डिवाइडेड बाय 158, तो ये 2 टाइम्स चला जाएगा तो 0.2 चला जाएगा। इक्विवेलेंस कितना आ जाएगा, इसका n फैक्टर कितना होता है एसिडिक मीडियम में 5, 0.2 इक्विवेलेंस हो गया, मतलब कितना हो जाएगा 1, तो नॉर्मलिटी बराबर क्या हो जाएगा इक्विवेलेंस 1 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर, मतलब 500 है, मतलब कितना हो जाएगा 0.5, मतलब कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा इसका नॉर्मलिटी, ठीक है। इसका नॉर्मलिटी क्या आ जाएगा 2n आ जाएगा, ठीक है। 7.4 ग्राम ऑफ CaOH अगेन इक्विवेलेंस कितना हो जाएगा, n फैक्टर कितना 2H दे सकता है, देखो अब यही वही बोला था ना, यहाँ पे देखो KMnO4 का तो आपको पता है क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अंडर द रिडक्शन मतलब जाएगा ही जाएगा, ठीक है। एसिडिक मीडियम दिया हुआ
एन फैक्टर पता है H2SO4 एसिड है, तो मुझे पता है जितना H प्लस देगा वो उसका एन फैक्टर होगा। तो यहाँ पे ये बेस है, तो जितना OH माइनस देगा कितना दे सकता है, 2 दे सकता है, इंटू 7.4 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 40, ठीक है। ये हो जाएगा 40 से 74, ठीक है 74। तो ये कितना हो जाएगा 0.2, और नॉर्मलिटी बराबर कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय 0.1, तो दैट्स नथिंग बट अगेन 2n आ जाएगा इसका, ठीक है। मतलब 0.1 मेरा लीटर में, 100 ml को लीटर में कन्वर्ट करें। अब देखो ये जो एक्चुअली यहाँ पे है ना ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट, मतलब ये फॉर्मूला क्या होगा H2C2O4.2H2O, ठीक है, ये एक्चुअली फॉर्मूला है। तो अगर मैं बात करूं तो इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, मोलर मास हो जाएगा 126, ठीक है। इक्विवेलेंस कितना हो जाएगा, अगेन इसका एन फैक्टर कितना होता है, इसका एन फैक्टर होता है 2, हमने पढ़ा भी था अभी, एन फैक्टर 2 हो जाएगा। मोल्स कितना हो जाएगा 6.3 डिवाइडेड बाय 126, तो ये क्या हो जाएगा 1/2, 1/20, 1/20, और ये कैंसिल होता है 0.1। व्हाट इज द नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी हो जाएगा 0.1 डिवाइडेड बाय 0.2, तो दैट्स नथिंग बट 0.5 आ जाएगा इसका नॉर्मलिटी, ठीक है। तो यहाँ तक चलो हमने बेसिक क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। कुछ बातें और देखेंगे अभी इसके अंदर। चलो ठीक है, कुछ बातें याद रखना। डाइल्यूशन के केस में हमने पहले फॉर्मूला पढ़ा था, डाइल्यूशन के लिए क्या होता है M1V1 = N2V2, यहाँ पे हो जाएगा N1V1 = N2V2, ठीक है। और अगर मान लो नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सिंग, नेक्स्ट फॉर्मूला होता है नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सिंग, तो ये मैंने पहले ही हम मोल कॉन्सेप्ट 1 में पढ़ रखा है। NR बराबर क्या होगा N1V1 प्लस N2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2, ठीक है। अब 3 से 3 होंगे तो N1V1 N2V2 प्लस N3V3 डिवाइड V1 प्लस V2 प्लस V3, तो वो उनकी रिजल्टेंट नॉर्मलिटी हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगर आपको यहाँ तक चीजें सब समझ में आ गई हैं तो कुछ क्वेश्चंस करते हो और अच्छे, ठीक है, थोड़ा आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। जैसे कैलकुलेट वेट ऑफ K2Cr2O7 present in 20 ml of its देसी नॉर्मल सॉल्यूशन। देखो कैलकुलेट वेट ऑफ K2Cr2O7 प्रेजेंट इन 20 ml ऑफ इट देसी नॉर्मल, ठीक है। अब देखो कुछ पॉइंट याद रखना, ठीक है। देसी नॉर्मल मतलब क्या होता है भैया, देसी नॉर्मल मतलब हो गया नॉर्मलिटी बराबर n/10 की बात करें, मतलब 0.1 है, ठीक है। पैंटी नॉर्मल मतलब क्या हो गया, पैंटी नॉर्मल मतलब हो गया आपका n/5। सेमी नॉर्मल मतलब क्या हुआ, सेमी नॉर्मल मतलब हुआ n/2। तो एग्जैक्टली आपका क्या नॉर्मलिटी की बात कर रहा है, ठीक है। तो अब समझो बात को, उसने नॉर्मलिटी दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, तो मुझे क्या पूछा K2Cr2O7 का वेट पूछा, बहुत आसान है। तो देखो अब यहाँ पे 20 ml है, तो हम एक काम करते हैं मिली इक्विवेलेंट्स में बात करते हैं, ठीक है। तो मुझे पता है मिली इक्विवेलेंट्स कितना हो जाएगा, क्योंकि देखो वॉल्यूम यहाँ पे मेरा किस में है ml में, तो मैं मिली इक्विवेलेंट्स में लेके चल रहा हूँ, उसमें कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। फिर से बोलो कोई दिक्कत, आप बोलोगे सर 0.002 लीटर, दैट चॉइस इज योर आंसर, सेम आने वाला है, ठीक है। तो मिली इक्विवेलेंट्स बराबर कितना हो जाएगा, मिली इक्विवेलेंट्स बराबर हो जाएगा नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम। नॉर्मलिटी कितना दिया हुआ है 1/10 दिया हुआ है, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, तो मिली इक्विवेलेंस कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। और यही 2 किसके बराबर होगा, एन फैक्टर के बराबर,
K2Cr2 का एन फैक्टर कितना होता है 6 होता है इनटू वेट अपॉन इसका मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ K2Cr2O7? K2Cr2O7 का मॉलिक्यूलर वेट होता है 294 ग्राम, ठीक है। तो ये 2 3 जा तो W बराबर कितना हो जाएगा 294/3। तो ये अप्रोक्सीमेटली आता है कितना आ जाएगा 3 9 10 27 3 9 27 2 3 8 24 98 ग्राम कितना आ जाएगा 98 ग्राम। बट ये मिली इक्विवेलेंट में, मिली इक्विवेलेंट मतलब इनटू 10⁻³ आपको ऐड करना पड़ेगा लास्ट में। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलो सबको समझ में अच्छे से। ml में था ना, ml को आपको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा मिली इक्विवेलेंट से। तो ये मिलीग्राम होगा, सॉरी दिस इज योर मिलीग्राम। मिलीग्राम इसको ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा 10⁻³ याद रखना। अगर आप मिली इक्विवेलेंट, हाँ एक और कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, अगर मिली इक्विवेलेंट यूज करते हो तो आपको मिलीग्राम में आंसर आएगा, और अगर इक्विवेलेंट यूज कर रहे हो तो आपको आंसर ग्राम में आएगा। तो ये सब छोटी बातें आप याद रखिएगा प्लीज, ठीक है। आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आ जाएगा। कैलकुलेट मिली इक्विवेलेंट्स इन द फॉलोइंग, ठीक है। चलो इसे हम और प्रैक्टिस करते हैं। कैलकुलेट मिली इक्विवेलेंट ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। फर्स्ट है 20 मिलीग्राम ऑफ NaOH। 20 मिलीग्राम ऑफ NaOH की उसने बात की है, ठीक है। तो इसका मिली इक्विवेलेंट्स कैसे निकालेंगे? तो मिली इक्विवेलेंट्स या इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला क्या है? n फैक्टर इनटू मोल्स। n फैक्टर तो इसका कितना हो जाएगा 1, तो 20 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 40, ठीक है। दोनों को मैंने मिलीग्राम में लिया, दैट्स नथिंग बट 2। सर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा 1/2, ठीक है। एग्जैक्ट आंसर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करूं, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की बात करोगे 20 ml ऑफ सेमी नॉर्मल, चलो सेमी मोलर की बात करता हूं मैं, नॉट नॉर्मल, सेमी मोलर H2O2, ठीक है। तो मिली इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला क्या होता है? मिली इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला होता है नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम। क्या नॉर्मलिटी को मैं लिख सकता हूं n फैक्टर इनटू मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। अब n फैक्टर H2O2 कितना होता है 2 होता है, चाहे वो कैसा भी हो, हमेशा उसका n फैक्टर कितना होगा 2 होगा। इसका मतलब ये होगा कि मोलरिटी कितनी हुई इसने, सेमी मोलर मतलब 1/2 दिया, और वॉल्यूम कितना दिया उसने 20 ml, तो कितना हो जाएगा 20, इसका क्या हो जाएगा 20 मिली इक्विवेलेंट्स मिलेगा। कितने मिलेंगे 20 मिली इक्विवेलेंट्स, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आपका, थर्ड क्वेश्चन है 5 मिली मोल्स ऑफ HCl। 5 मिली मोल्स ऑफ HCl, तो इसका मिली इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, n फैक्टर तो इसका 1 हो जाएगा, और 5 तो 5 मिली इक्विवेलेंट्स हो जाएंगे आपके पास। क्या हो जाएंगे ये आपका आंसर 5 मिली इक्विवेलेंट। फोर्थ जो आपका हो जाएगा वो 0.49 ग्राम ऑफ H2SO4 है। क्या है 0.49 ग्राम ऑफ H2SO4, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो आपको इसको क्या करना, मिली इक्विवेलेंस निकालना है ना। तो आपको एक काम करो, मिली इक्विवेलेंस निकालने के लिए n फैक्टर तो 2 ही होगा, तो ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट कर दो। तो 0.49 इंटू 10⁻³ 10⁻³ ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट कर दिया मैंने, ठीक है, +3 डिवाइडेड बाय 98, ठीक है। अब यहां से 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 2 जा 2 2 कैंसिल, तो 10 मिली इक्विवेलेंट्स आएंगे आपके आंसर। कितना आएंगे 10। तो मिली इक्विवेलेंट मतलब सब मिली में ही होगा, मिलीग्राम मिली ml मतलब मिलीलीटर, मतलब मिलीलीटर होगा। आई बात समझ में, ठीक है। अब देखो कुछ केस है, ठीक है, कुछ केसेस है n फैक्टर निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे केस 1 के मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, फिर से हम n फैक्टर निकाल रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, और ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बोल रहा हूँ जैसे कैलकुलेट n फैक्टर, कैलकुलेट n फैक्टर ऑफ
रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग। ठीक है, देखो अभी तक हमने क्या किया था, हमने सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट का निकाला, प्रोडक्ट का नहीं निकाला। अब हम दोनों करेंगे, अब हम रिएक्टेंट का भी निकालेंगे, प्रोडक्ट का भी निकालेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है H2S टेंड्स टू S, ठीक है, तो यहाँ पे -2 से कहाँ चला गया, 0 चला गया, तो कितने का चेंज आया, 2 का चेंज आया इनटू 1, तो टोटल एन फैक्टर 2 हुआ। यहाँ का एन फैक्टर 0 से -2 चला गया, कितने का चेंज आया, 2 का चेंज आया, अगेन कितने के लिए, 1 के लिए, तो दोनों का एन फैक्टर सल्फर का 2 होगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, HNO3 कन्वर्ट हो रहा है NH4NO3 में। ठीक है, तो देखो NH में यहाँ पे +5 में, अब यहाँ पे दो नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन का +5 और एक नाइट्रोजन का -3, तो सिंपल सी बात है, आपको ये नाइट्रोजन कंसीडर करना है, तो ये -3 हो जाएगा, +5 से -3 8 का चेंज, तो एन फैक्टर 8 हो जाएगा, तो यहाँ के लिए भी एन फैक्टर 8 ही होगा, -3 से +5, उल्टा भी वही बात है, दोनों के लिए एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, BaMnO4 ट्वाइस, ये कन्वर्ट हो रहा है MnO में, तो दोनों का एन फैक्टर निकाल। BA किस में स्टेट में, +2 में, MnO4 माइनस, तो Mn का कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे +7, यहाँ पे कितना है +2, तो देखो +7 से कहाँ चला गया, +2, कितने का चेंज आया, 5 का चेंज आया, कितने एटम के लिए, 2 एटम है ना, 2 Mn है, तो 2, तो व्हाट इज द एन फैक्टर 10, लेकिन यहाँ पे एन फैक्टर दूसरा होगा, ये +2 से +7 गया, 5 का चेंज, कितने एटम के लिए, 1 का लिए, इसलिए ऐसा जरूरी नहीं कि यहाँ से जो एन फैक्टर हो वही प्रोडक्ट का भी उल्टा, नहीं, तो नंबर ऑफ एटम से वेरी कर जाएगा। ठीक है, तो अब आई होप आप कर लोगे, तो कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ठीक है, लिख दे रहा हूं मैं, ताकि आप जल्दी जल्दी करिए उनको। फोर्थ है FeO से फिफ्थ है Fe3O4 से, ठीक है, सिक्स्थ है Fe0.93O से कन्वर्ट हुआ है FeO में कन्वर्ट हुआ। सेवंथ में Fe0.93O से Fe3O4। 8 नंबर Fe0.93O से कन्वर्ट हो रहा है Fe2O3। 9 नंबर है FeSO4 से कन्वर्ट हो रहा है Fe2SO4 थ्राइस। 10 नंबर PbO से कन्वर्ट हो रहा है PbO2 में। 11 नंबर NH3 से कन्वर्ट हो रहा है N2 में, ठीक है। 12 नंबर I4O9 9 से कन्वर्ट हो रहा है वो I2 में। 13 नंबर CaOCl2 में। 14 नंबर SO3 से कन्वर्ट हो रहा है H2SO3 में, ठीक है। 15 नंबर FeS2 से कन्वर्ट हो रहा है वो SO3 में, ठीक है। चलो मैं पोस्ट करिए, अटेम्प्ट करिए, दोनों तरफ का ऑक्सीडेशन नंबर निकले, आसान है, ठीक है। यहाँ पे +2 का ऑक्सीडेशन है, तो यहाँ पे कितने का, और यहाँ पे कितने का ऑक्सीडेशन स्टेट है, +3 का ऑक्सीडेशन, कितने का चेंज है, 1 के लिए चेंज है, कितने के लिए, 1 के लिए, तो एन फैक्टर 1 हो जाएगा। यहाँ पे 3 से 2 में चला गया, 1 का चेंज है 2 एटम के लिए, तो व्हाट इज द एन फैक्टर 2, 1 into 2, क्योंकि 2 आयरन है। Fe3 प्लस यहाँ पे किस स्टेट में है, Fe जो चेंज हो जाएगा वो हो जाएगा +8/3 में। यहाँ पे किस स्टेट में है, ये +3 में, +8/3 से 3 में चला गया, 8/3 से 3 में चला गया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 1/3 का चेंज आया, 1/3 का चेंज कितने के लिए, 3 के लिए, तो व्हाट इज द एन फैक्टर 1।
यहाँ पे भी सेम 1/3 के लिए, कितने के लिए, 2 के लिए, तो व्हाट इज द एन फैक्टर, 2/3 एन फैक्टर होगा, ठीक है। एफ 0.93 मतलब कितना हो जाएगा ये हो जाएगा मेरा 200/93 का, कितने का चेंज है, 200/93 से +2 में चला गया, ठीक है। 200/93 से 2 में चला गया, मतलब कितना चला जाएगा ये हो जाएगा 186, ठीक है। 200/-186/93, तो ये 14/93 का चेंज आया, कितने का चेंज आया, 14/93 का, कितने के लिए, 0.93 के, तो ये इसका मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे भी सेम, सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पे 14/93 का चेंज आया, 14/93 का चेंज आया, कितने एटम के लिए, 0.93 के लिए, तो ये इसका एन फैक्टर हो जाएगा। यहाँ के लिए एन फैक्टर कितना आ जाएगा, 14/93 का, लेकिन कितने, एक एटम के लिए, तो ये इसका एन फैक्टर हो जाएगा 14/93। अगेन यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस, यहाँ 14/93 का चेंज नहीं आएगा, देखो यहाँ पे कितना है, 200/93, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है 200/93, कितने का चेंज आ रहा है, 8/3 का चेंज आ रहा है, सब्ट्रैक्ट करो, चेंज निकालो, यू विल गेट योर आंसर, ठीक है, कर लोगे। सेम यहाँ पे भी है, 200/93 से कहाँ चला जा रहा है, +3 में जा रहा है, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करो, आंसर निकालो, यहाँ आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये 3 आपको होमवर्क में दे रहा हूँ मैं, आप करिएगा। यहाँ पे किस स्टेट में, +2 स्टेट में, यहाँ किस स्टेट में, +3 स्टेट में, +2 से +3 में जाए, कितना जाए, 1 का चेंज 1 एटम के लिए, 1 हुआ, 1 का चेंज 2 एटम के लिए, तो कितना हुआ, 2 हुआ। पीबीओ +2 से किस में जाएगा, +4 में चला गया, तो यहाँ के लिए भी एन फैक्टर 2 हो जाएगा, और यहाँ के लिए भी एन फैक्टर 2 है, क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ एटम क्या पीबी के सेम है। NH4 में यहाँ पे -3 में और यहाँ पे 0 में, कितने का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज, 3 का चेंज आया, इसका मतलब एन फैक्टर 3 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 6, क्योंकि 2 नाइट्रोजन है, 3 का 0 से -3 में चला गया, 3 का चेंज है, बट 2 एटम 3 2 जा 6 आया। आई बात समझ में सबको, चलो। I409 में मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4x = 18, 4x = 18, 4x = मतलब ये कितना हो जाएगा, 9/2 + 9/2 ऑक्सीडेशन, 9/2 से कितने में चला गया, 0 में चला गया, ठीक है। 9/2 से मतलब 4.5 से कहाँ चला गया, 0 में, तो कितना का चेंज आया, 4.5 का चेंज आया, कितने का चेंज आया, 4.5 के लिए, कितने के लिए, 4 के लिए, तो कितना एन फैक्टर हो जाएगा इसका, 18 एन फैक्टर हो जाएगा। लेकिन 0 से 4.5 का जा रहा है, 0 से 4.5, तो 4.5 का चेंज कितने के लिए, 2 के लिए, तो व्हाट इज द एन फैक्टर, यहाँ के लिए 9 हो जाएगा, ठीक है। CaOCl2 की अगर मैं बात करूं बेटा, तो ध्यान देना, ठीक है। CaOCl2 में, ठीक है, क्लोरीन का जो, क्योंकि ये ब्लीचिंग पाउडर होता है, क्लोरीन यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, किस स्टेट में होता है, 0, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये, ठीक है। CaOCl2, तो Cl2 0 पे है, यहाँ पे भी 0 है, तो व्हाट इज द एन फैक्टर, 0 होता है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये, ठीक है। SO3 की बात करूं मैं, SO3 यहाँ पे किस स्टेट में है, सल्फर +6 में है, यहाँ पे किस स्टेट में, यहाँ पे +4 में, तो यहाँ पे एन फैक्टर 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी एन फैक्टर 2 हो जाएगा, ठीक है। FeS2 यहाँ पे सल्फर किस स्टेट में है, यहाँ पे -2 -1 यहाँ पे +6, कितने का चेंज आया, -1 से +6 कितना होगा, 7 का चेंज, कितने के लिए, 2 के लिए, तो एन फैक्टर 14 आ जाएगा, यहाँ के लिए कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। ये तब है, यहाँ पे हमने क्या है, एक एलिमेंट क्या हो रहा है, यहाँ पे किसी अब ये हमने केस 1 देख लिया, एन फैक्टर, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के निकालना सीख लिया, ठीक है। केस 2 देखते हैं, केस 2 क्या है अब इसका,
चलो नेक्स्ट केस 2 है, केस 2, reaction in which more than one element is changing their ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, कुछ ऐसे रिएक्शन भी होते हैं जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर देते हैं, तब उसका एन फैक्टर हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, बहुत आसान है। ठीक है, पहला जैसे Fe(S2) किस में कन्वर्ट हो रहा है, Fe2O3 में, Fe2O3 में प्लस SO3 में। यहाँ +2 में है, यहाँ सल्फर -1 में, यहाँ आयरन प्लस कितने में हो जाएगा, +3 में हो जाएगा, यहाँ सल्फर +6 में हो जाएगा। देखो आयरन और सल्फर दोनों का चेंज होगा, तो दोनों का अलग अलग निकाल के हमको क्या कर देना, ऐड करना। देखो आयरन के लिए कितना हो जाएगा, एन फैक्टर कितना हो जाएगा, +2 से +3 मतलब 1 का एन फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, और सल्फर के लिए कितना, -1 से +6 मतलब कितना का चेंज हो गया, +7 का। 7 का चेंज हुआ कितने के लिए, 2 के लिए, तो 7 × 2 14, तो एन फैक्टर टोटल कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया सबको। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि FeCN6 माइनस, ठीक है, ये कन्वर्ट हो रहा है HCN में, ये कन्वर्ट हो रहा है, सॉरी FeCN6 माइनस कन्वर्ट हो रहा है Fe+3 में, CO2 माइनस में, प्लस NO3 माइनस में। ठीक है, अरे इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखो समझो बात को, कि जैसे ये जो फिगर है इसको समझो, HCl में अगर इसमें हटा दो तो यहाँ पे जो ये Cn माइनस आयन है ना, साइनाइड आयन इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम इसको, साइनाइड आयन। तो समझो थोड़ा बात को, अगर यहाँ से H हट गया तो Cn माइनस चार्ज, ये माइनस चार्ज कहाँ आता है, ये माइनस चार्ज आता है नेगेटिव मतलब नाइट्रोजन के ऊपर। अब समझो कार्बन पे टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, देखो कार्बन इनमें से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन पे टोटल चार्ज आता है -3, कितना आ जाएगा, -3। ठीक है, -3 की वजह से अगर देखो दो बातें हैं, अगर कार्बन पे दिखने में ये कहाँ रहता है Cn माइनस वहां, बट एक्चुअल में ये जो चार्ज होता है माइनस, ये होता है कार्बन के ऊपर। ठीक है, क्योंकि HCN से H हटा तो H प्लस अपना ले लिया, कार्बन नेगेटिव इसके ऊपर छोड़ दिया। समझना बात को, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। HCN में से अगर मैंने H हटा दिया तो H और Cn में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, Ca कार्बन है, तो यहाँ से जब ये टूटेगा तो ये तो H प्लस के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज छोड़ देगा। अब समझो कार्बन पे जब नेगेटिव चार्ज छोड़ा तो अब यहाँ पे अब इसके अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट डिफाइन करूँ अलग अलग, तो नाइट्रोजन का -3 हो जाएगा, कार्बन का कितना हो जाना है, +3 और -1 कितना हो जाएगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। समझ में आई बात सबको, ये चीज क्लियर हुआ। इसका मतलब नाइट्रोजन पे Fe+2 ऑक्सीडेशन, Fe कितने स्टेट में आ जाएगा, देखो यहाँ पे ऑब्वियस बात है, आयरन तो हमेशा +2 में रहेगा, कार्बन कितने में रहेगा, +2 में, नाइट्रोजन कितने में रहेगा, Cn माइनस, ये हमेशा इस स्टेट में रहता है, तो इसको इस टर्म को आप याद रखिएगा। ठीक है, नाइट्रोजन -3, कार्बन +2, Fe+2। ठीक है, अब Fe+2 से +3 में जा रहा है, तो पहला एन फैक्टर 1 होगा, दूसरा +2 से कहाँ चला गया, ये +4 में चला गया, +2 से किस स्टेट में चला गया, ये +4 में चला गया, CO2 में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, +2 से +4 कितने का चेंज आया, 2 का चेंज आया, और कितने एटम के लिए, 6 एटम के लिए। ठीक है, प्लस नाइट्रोजन -3 से कितने चला जाएगा, +5, कितने का चेंज आया, 8 का चेंज आया, कितने एटम के लिए आया, 6 के लिए चेंज आया। तो व्हाट इज द टोटल एन फैक्टर, 12 और 48 मतलब 61 इसका एन फैक्टर हो जाएगा। व्हाट इज द एन फैक्टर, 61। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें और इम्पोर्टेंट 3 नंबर, तो सेकंड थर्ड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थर्ड इंपॉर्टेंट क्यों, समझे बात को, ये जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मेंस में, जेई मेंस में एक बार आ चुका है ये क्वेश्चन, तो अगर जेई मेंस में आ चुका है तो इसको नीट में भी पूछा जा सकता है। तो नीट और जेई मेंस में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, FeC2O4 tends to give Fe2O3
Fe2O3 प्लस CO, ठीक है, Fe2C2O3 प्लस CO2। देखो आप एक तरीका तो ये है सिंपल, जो मैंने नॉर्मल तरीका बताया। तो कार्बन तो यहाँ प्लस प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पे कार्बन प्लस 4 में, यहाँ पे ये प्लस 2 में है और यहाँ पे प्लस 3 में। तो पहला एन फैक्टर तो 1 हो गया, दूसरा एन फैक्टर प्लस 3 से प्लस 4, एक का चेंज कितने के लिए, 2 के लिए। तो 2 के लिए जब चेंज आएगा तो 2 इंटू 1 इंटू 2 मतलब 2, तो व्हाट इज द टोटल एन फैक्टर 3। ये तो पहला तरीका है, ठीक है, ये क्या है पहला तरीका। एक ऐसा टेक्निक दे रहा हूं मैं आपको यहाँ पे कि ऑक्सलेट आयन के लिए सिर्फ, लेकिन ये वैलिड है किसके लिए, ऑक्सलेट आयन के लिए, जितना नंबर ऑफ कार्बन होगा, ठीक है, ऑक्सलेट आयन के एन फैक्टर कैसे निकालो, नंबर ऑफ कार्बन एटम प्लस चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इफ एनी। अगर कोई मेटल चेंज करता है, पहले तो काम करो नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट कर लो, और दूसरा देख लो कि किसी मेटल का ऑक्सीडेशन चेंज हो रहा है कि नहीं, उसको साथ में क्या कर दो, ऐड कर दो। तो आप भी डायरेक्टली आप आंसर निकाल सकते हो। जैसे चौथा नंबर में बात करूं, SnC2O4 tends to give SnO2 plus CO2, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ कार्बन कितने, 2, ठीक है, 2, Sn प्लस 2 से प्लस 4 चला गया तो 2, तो टोटल एन फैक्टर कितना हो जाएंगे, 4। है आसान। ऐसे फिर तो और करते हैं शॉर्ट टेक्निक से, Hg2Cn2, चलो ये अलग है, Hg2Cn2 ये अलग है, लेकिन ये जो ये वैलिड है ना, ये वैलिड सिर्फ और सिर्फ C2O4 2 माइनस, मतलब ऑक्सिलेट, मतलब ये जहां दिखेगा ना C2O4 2 माइनस, तो डायरेक्ट नंबर ऑफ कार्बन आइटम काउंट कर लो, और जो मेटल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर रहा है उसको काउंट कर लो, ऐड कर दो, डायरेक्टली आंसर आ जाएंगे, ठीक है। Hg2Cn2 की अगर मैं बात करूं तो ये किस में कन्वर्ट होता है, HgO में कन्वर्ट होता है, दूसरा कन्वर्ट होता है CO3 2 माइनस में कन्वर्ट होता है, दूसरा होता है NO2 माइनस में कन्वर्ट होता है, ठीक है। कार्बन अगेन +2, नाइट्रोजन -3, यहाँ पे किस स्टेट में हो जाएगा, Hg +1 से +2, तो कितने का चेंज आया, 1 का चेंज आया 2 के लिए, मरकरी का हुआ, +2 से किस में चला गया, ये +4, 2 का चेंज 2 के लिए, ठीक है, प्लस -3 से +3 चला गया, -3 से +3 मतलब -2 -1 0 +1 +2 +3, 6 का चेंज कितने के लिए, 2 के लिए, तो 2 + 4 + 12, तो ये टोटल कितना एन फैक्टर हो जाएगा इसका, 18, ठीक है, ठीक है। तो इस टाइप की चीजें इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं, बाकी चीजें हम कल करेंगे। तो आई होप सो अब यहाँ से आपके लेक्चर में डिफरेंस आएगा, अब जेई नीट का लेक्चर अलग अलग अपलोड होगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ तक आपके भले कॉमन चल रहे थे, बेसिक चीज़ें थी, ये दोनों में कॉमन होता है, ठीक है। आई होप सो आपको हर चीज़ समझ में आए होंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाकी चीज़ें कल